हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो पिछले कुछ दिनों में मैंने काफ़ी सारे पेरेंट्स से बात करी है और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ऑलमोस्ट सबके क्वेश्चन सेम ही होते हैं। क्या डिग्री इंडिया में वैलिड होगी, क्या उनके बेटा बेटी यहाँ सेफ रहेंगे, क्या वो डॉक्टर बन भी पाएंगे या नहीं, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, या फिर उनके साथ कोई स्कैम तो नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑलमोस्ट हर उस क्वेश्चन के आंसर दूंगी जो मोस्टली पेरेंट्स हमसे पूछते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एज अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ही आंसर करूंगी, जो मैंने खुद यहाँ पे रह के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने देखा है। तो पूरे 6 साल में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको उसी तरीके से आज सब कुछ आंसर दूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इससे आपके भी एमबीबीएस अब्रॉड को लेके जो मोस्टली डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या एमबीबीएस अब्रॉड की डिग्री इंडिया में वैलिड होती है? तो ये सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर है कि आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होती है, लेकिन सिर्फ तब अगर आपकी यूनिवर्सिटी सारे रेगुलेशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। इसीलिए आपको एडमिशन लेने से पहले सिर्फ कंट्री नहीं, यूनिवर्सिटी की भी ठीक से रिसर्च करनी है। आपको खुद से चेक करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी एनएमसी, डब्ल्यूएचओ, ईसीएफएमजी इन सब में लिस्टेड है या नहीं। तो यूनिवर्सिटी की रिसर्च करना बिफोर टेकिंग एडमिशन ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। आपको चेक करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी एफएमजीएल रेगुलेशंस को फॉलो करती है या नहीं। और अगर आप नहीं जानते कि एफएमजीएल रेगुलेशंस में क्या पॉइंट्स मेंशन है, तो उसके लिए आप हमारी बाकी वीडियोस भी देख सकते हो और आप हमें डीएम भी कर सकते हो, तो मैं आपको वो सारे पॉइंट्स भी शेयर कर दूंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, क्या मेरा बच्चा इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएगा? तो ये मोस्टली पेरेंट्स का कंसर्न रहता है और होना भी चाहिए। अगर फ्यूचर गोल इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो सारे लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एडमिशन लेने से पहले आपको अपना फ्यूचर पाथवे माइंडसेट अच्छे से कर लेना चाहिए और इसके साथ साथ नीट क्वालिफिकेशन भी मैंडेटरी है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एमबीबीएस अब्रॉड ईजी होता है? इसका एक सीधा सिंपल सा आंसर है कि बिल्कुल नहीं, एमबीबीएस अब्रॉड ईजी नहीं होता। एमबीबीएस अब्रॉड कोई डॉक्टर बनने का शॉर्टकट नहीं है। अगर आप बात करो तो एनाटॉमी इंडिया में भी वही है और यहाँ भी वही है। वही सेम पैथोलॉजी इंडिया में भी पढ़ाते हैं और अब्रॉड में भी पढ़ाते हैं। तो जब सब्जेक्ट सेम है, एग्जाम्स वगैरह, स्ट्रेस सब कुछ सेम है, तो एमबीबीएस अब्रॉड कोई एक शॉर्टकट को हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं? तो अगर आपको लग रहा है कि एमबीबीएस अब्रॉड इजी है या फिर ये डॉक्टर बनने का कोई आसान सा शॉर्टकट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत लोगों को लगता है कि बस अब्रॉड चले गए और डिग्री मिल गई, डॉक्टर बन गए, ये काफ़ी ईजी प्रोसेस होता है। तो ऐसा नहीं होता। एमबीबीएस अब्रॉड कोई शॉर्टकट और कोई ईजी तरीका नहीं है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन 4 आता है। ये क्वेश्चन मोस्टली हमसे लड़कियों के पेरेंट्स ज़्यादा पूछते हैं कि क्या उनका बेटा या बेटी सेफ रहेंगे अब्रॉड में या नहीं। सेफ्टी जो फैक्टर है वो बेसिकली कंट्री टू कंट्री और सिटी टू सिटी वैरी करता है, लेकिन आपको अगर आप किसी भी अलग कंट्री में हो तो आपको उनके लोकल रूल्स फॉलो करने चाहिए। रात को ऐसे अननेसेसरी ट्रैवलिंग ये सब थोड़ा बहुत अवॉइड तो करना ही चाहिए। बाकी कंट्री आपको ऐसी चूज़ करनी चाहिए जिसके मतलब इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस हो, वहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी प्रेजेंट हो, तब ऐसी कंट्रीज ज़्यादा सेफ रहती हैं और उस कंट्री के बाकी कंट्रीज़ के साथ भी अच्छे रिलेशंस हो। तो कंट्री बेसिकली आप थोड़ा सा रिसर्च करके चूज़ करना, क्योंकि उस कंट्री का बाकी कंट्रीज़ के साथ कोई वॉर लाइक सिचुएशन भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं खुद यूक्रेन से, जब उसमें वॉर हुआ था तब हम लोग भी वहीं से ही ट्रांसफ़र लेके आए थे, तो आई नो ऑल दैट कि वॉर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह फेस करनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स को। तो बेसिकली कंट्री में स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी होना चाहिए, प्लस आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स भी मेंटेन करने चाहिए और यूनिवर्सिटी सपोर्ट सिस्टम भी इस चीज़ में आपको कंसिडर करना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो मोस्टली पेरेंट्स पूछते हैं कि खाने का कैसे मैनेज होगा, कि इंडियन फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा, खाना प्रॉपर ग्रॉसरीज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, अगर कोई वेजिटेरियन है तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं। तो ये भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हमसे क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आंसर है कि अगर कंट्री आप ऐसी चूज़ कर रहे हो कि जहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी है, तो सीधी सी बात है, जहाँ पे ऑलरेडी इंडियन स्टूडेंट्स रह रहे हैं तो वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी होंगे, ग्रॉसरी आइटम्स भी सारे मिलते होंगे। बाकी वो भी आप चूज़ करने से पहले एक बार ये भी देख लेना कि वहाँ पे बच्चों ने या किसी ने भी उनका उस सिटी का मार्केट व्लॉग डाला हुआ होगा। हमने भी काफ़ी सारी सिटीज़ का मार्केट व्लॉग डाला हुआ है, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो
तो आपको बेसिकली चेक कर लेना है कि ग्रॉसरी आइटम्स में क्या क्या अवेलेबल रहता है। बाकी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आपकी इंडियन मेस तो अवेलेबल रहती ही है। और वैसे भी ये तो होता ही है कि जब भी हम किसी नई कंट्री में जाते हैं तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुछ 1-2 महीने में तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, सबके लिए होता है, बट 2-3 महीने एडजस्ट करने के बाद स्टूडेंट्स इसके यूज्ड टू हो जाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स कुकिंग भी सीख जाते हैं एमबीबीएस के साथ साथ ही। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो अगर आप किसी भी अलग कंट्री में जाओगे तो जो वहाँ के लोकल पीपल है, या फिर अगर आप किसी पेशेंट से इंटरेक्ट करोगे तो पेशेंट्स तो काफ़ी रूरल एरियाज से आते हैं, प्लस इवन जो लोकल पीपल हैं तो वो लोग तो अपनी लोकल लैंग्वेज ही बोलेंगे। वैसे काफ़ी लोगों को इंग्लिश आती होती है यहाँ पर भी, लेकिन जो मतलब गांव वगैरह से आपके बूढ़े बूढ़े पेशेंट्स आते हैं तो उनसे इंटरेक्ट करने के लिए थोड़ी बहुत लोकल लैंग्वेज आपको सीखनी ज़रूरी हो जाती है। बाकी अगर आप मार्केट में भी कुछ ग्रॉसरीज वगैरह लेने जाएंगे तो उसका भी कुछ ऊपर नीचे रेट वेट कम करवाने में भी आपको लोकल लैंग्वेज की थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली लोकल लैंग्वेज की आपकी यूनिवर्सिटी में भी क्लासेस होती हैं जिसमें आपको बेसिक थोड़ा बहुत इतना तो सिखा दिया जाता है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर लो। बाकी अगर आप लोकल लैंग्वेज सीखते हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपका पेशेंट इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। और पेशेंट इंटरेक्शन के साथ साथ अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती होगी तो आप यहाँ के लोकल पीपल के साथ भी इंटरेक्ट करने में आपके लिए ईजी हो जाएगा, तो वो भी एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ऑनेस्टली ये पॉइंट भी हर पेरेंट को पूछना ही चाहिए। आप जिससे भी एडमिशन ले रहे हैं उनका पूरा पैकेज आप डिटेल में स्टडी करें, उनसे सारे पॉइंट्स एक बार क्लियरली पूछ लीजिए कि कितने पैसे कहाँ कहाँ लगेंगे। तो सबसे पहले अगर आप जिससे भी एडमिशन करवा रहे हैं तो उनसे आप एक प्रॉपर फी स्ट्रक्चर ले लें। आप उसको अच्छे से स्टडी करें कि उसमें क्या क्या चीज़ उनके पैकेज में मेंशन है। जो जो चीज़ें उनके पैकेज में मेंशन है आप उसको अच्छे से स्टडी करें, उनसे हर चीज़ के बारे में पूछें। प्लस जो उनके पैकेज में रिटर्न होता है कि ट्यूशन फ़ी ऐसे है, तो आप उसके बारे में भी पूछिए कि ट्यूशन फ़ी एनुअली इंक्लूडेड है या सेमेस्टर वाइज इंक्लूडेड है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि जो पैकेज में लिखा रहता है उसके बाद पेरेंट्स समझ लेते हैं कि वो एनुअल फ़ी है, उसके बाद यहाँ आके उनको पता चलता है कि वो सिर्फ सेमेस्टर की ही फ़ीस उन्होंने पे करी है, एक सेमेस्टर की फ़ीस उनको दोबारा पे करनी पड़ जाती है। तो ये भी काफ़ी चीज़ें क्लैश करती हैं बीच में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि क्या पूरे 6 साल का पैसा एक साथ देना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी आपको कभी नहीं करना है। ये वाला स्कैम आजकल इंडिया में बहुत चल रहा है कि लोग आपको पैकेज बना के दे रहे हैं कि विद इन 20 lakhs और 22 lakhs वो आपका पूरा 6 साल का आपको इंस्टॉलमेंट्स में करके पे कर देना है कि 6 साल की फ़ीस आपको 2 ही साल में पे कर देनी है और बाकी कंसल्टेंसी हैंडल कर लेगी। तो ऐसा कभी नहीं होता। आपको यूनिवर्सिटी कभी नहीं बोलती कि आप पूरे 6 साल का पैसा 2 साल में दे दो या 1 साल में दे दो या 3 साल में दे दो। यूनिवर्सिटी हमेशा बोलती है कि या तो आप सेमेस्टर वाइज फ़ी पे करो या फिर आप एनुअली फ़ी पे करो, उससे ज़्यादा कभी नहीं। तो अगर आपको भी ऐसा कोई बोल रहा है कि ये हमारा पैकेज है और आपको इंस्टॉलमेंट में दे के 2 साल में या 3 साल में सारी फ़ीस दे देनी है, तो ऐसा आपको कभी नहीं करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि अगर उनका बच्चा वहाँ बीमार हो गया तो कौन होगा जो उनका ध्यान रखेगा। तो सबसे पहले तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी का सपोर्ट सिस्टम चेक करना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि अगर वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो डेफिनेटली आपके बच्चे को ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सीनियर्स होने चाहिए, सीनियर्स हेल्पफुल होने चाहिए। तो अगर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी रहती है तो वो बेनिफिशियल होता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि क्या हॉस्टल में रहना सेफ़ है? तो हॉस्टल सेफ्टी तो डिपेंड करती है बेसिकली आपका कि हॉस्टल में वार्डन्स होने चाहिए, प्लस आपके सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए और आपका एंट्री और एग्जिट का जो टाइम है वो आपका फिक्स्ड होना चाहिए। तो हॉस्टल सेफ्टी बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। और आपके लिए बेटर रहेगा कि आप एक बार हॉस्टल की वीडियोस या फोटोज़ रियल स्टूडेंट्स से अगर हो सके तो उनसे भी अरेंज करके एक्चुअली में देख लेना कि हॉस्टल कैसा है। तो सेफ्टी तो बेसिकली इन्हीं सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बाकी हॉस्टल सेफ्टी एक ओवरऑल कंट्री सेफ्टी के पार्ट में ही आ जाता है कि कंट्री सेफ है तो हॉस्टल भी सेफ ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा मिलेगा, पेशेंट इंटरेक्शन होगा भी या नहीं।
तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि ऑब्वियसली आप एमबीबीएस करने जा रहे हो और एमबीबीएस करना मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता। आपको डॉक्टर बनना है तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर भी अच्छा मिलना चाहिए, पेशेंट इंटरेक्शन भी होना चाहिए। तो आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले ये भी रिसर्च करना ज़रूरी है कि आप चेक करो कि उस यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स कितने उससे अटैच्ड हैं, वहाँ पे पेशेंट्स आते भी हैं या नहीं, पेशेंट एक्सपोजर वहाँ पे कैसा, ये सब आपको रिसर्च करना ज़रूरी है। कि बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा भी होता है कि एक ही सिटी के अंदर आपकी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ खोल के रखी हुई हैं, तो ऑब्वियसली पहले से यहाँ पे पॉपुलेशन कम ही होता है, और उसके साथ अगर आप एक ही सिटी में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ खोल दोगे तो पेशेंट एक्सपोजर डिवाइड हो जाता है सब में, तो ढंग से पेशेंट एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। और इवन कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ तो हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, लेकिन वहाँ पे पेशेंट नहीं आते, मतलब पेशेंट इंटरेक्शन ऑब्वियसली बच्चों का वहाँ पे ज़ीरो हो जाता है। तो आपको अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी आप ऐसी सिलेक्ट करो जहाँ पे आसपास उसी सिटी में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ना हो। प्लस वो भी बेटर रहेगा कि अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चूज़ करोगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली पेशेंट एक्सपोजर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बच्चा कब कब घर आ सकता है। तो इसका आंसर है कि आपकी जो वेकेशंस हैं वो जनरली समर वेकेशंस 2 महीने की होती हैं, जुलाई अगस्त, तो उसमें ही मोस्टली बच्चे घर जाते हैं। विंटर वेकेशन होती हैं आपकी 10 से 12 दिन की या मैक्सिमम 15 दिन की, तो उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स घर नहीं जाते हैं। और बाकी ये भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि बीच में अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो उसका आने जाने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो अगर बीच में किसी स्टूडेंट को कोई इमरजेंसी आ जाती है तब आपको यूनिवर्सिटी से स्पेशल परमिशन लेके तब आप अपना घर आना जाना कर सकते हो। बट आपको उसके साथ साथ एक बार ये चेक कर लेना है कि आपके वीज़ा में एंट्री कितनी है, क्योंकि काफ़ी सारे वीज़ा में सिर्फ एक ही एंट्री होती है, तब आप जाके वापस नहीं आ पाओगे, आपको दोबारा वीज़ा लगवाना पड़ेगा। तो आप वीज़ा भी एक बार चेक करना कि आपका डबल या ट्रिपल एंट्री वाला वीज़ा हो तो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि एट द एंड सबका यही गोल है कि हमें एफएमजी और नीट पीजी ही निकालना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेरेंट्स पूछते हैं वो है कि एनवायरनमेंट कैसा मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि वहाँ जाके पता नहीं बच्चा कैसे एडजस्ट करेगा। तो सबसे पहले तो एक अलग कंट्री है तो ऑब्वियसली कल्चर थोड़ा डिफरेंट ही होगा, बट यही सब चीज़ें होती हैं जो आपके बच्चे को इंडिपेंडेंट भी बनाती हैं। बट मैं इसमें यही बोलूँगी कि कंट्री आप ऐसी देख के सिलेक्ट करना कि जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस कम हो, स्टूडेंट के पढ़ने के लिए एक सेफ़ एनवायरनमेंट हो, क्योंकि जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे पढ़ाई से मन हट के बाकी चीज़ों पे अपने आप ही दिमाग जाता है। तो एक ऐसी कंट्री आप सिलेक्ट करना जो स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए वहाँ पे ज़्यादा एनवायरनमेंट सेफ हो। तो अब ये भी सही बात है कि अब आप एक अलग कंट्री में आए हो तो सीधी सी बात है कि सिर्फ घर में या हॉस्टल में तो बंद हो के नहीं बैठ जाओगे। अलग कंट्री में आए हो, कंट्री को एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो, वो सब कुछ सही है, लेकिन मौज मस्ती सब कुछ करो, लेकिन वो सब चीज़ एक लिमिट तक ठीक रहती है जब तक आप पढ़ाई वगैरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि एट द एंड आपका गोल तो यही है ना कि आपको अपने एग्जाम्स क्लियर करने हैं, आपको डॉक्टर बनना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्राइवेट एमबीबीएस इंडिया बेटर रहेगा या फिर अब्रॉड। तो इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी एक लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वो भी जाके देख सकते हैं अगर आपको इस पे डिटेल में समझना है तो। बट इन शॉर्ट इसका यही आंसर है कि अगर आपकी फैमिली उस फाइनेंशियल बर्डन को ईजिली अफोर्ड कर पा रही है, आपकी फैमिली को कोई उसको अफोर्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप डेफिनेटली प्राइवेट एमबीबीएस इंडिया कंसीडर कर सकते हो। बट अगर आपकी फैमिली को फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आपका वो सारा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ईजिली, तब आपके लिए बेटर रहेगा कि आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ कर लो, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन भी एक पॉइंट होता है जो स्टूडेंट्स को बाद में जाके रियलाइज़ होता है। बाकी मैंने इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि स्कैम्स वगैरह से कैसे बचें। तो इसका एक सीधा सिंपल सा आंसर है रिसर्च। आपको अच्छे से रिसर्च करनी है उस कंट्री की, उस यूनिवर्सिटी की, उस सिटी की जहाँ पे आप जा रहे हो। आपको ठीक से रिसर्च करके देखना है कि वो यूनिवर्सिटी सारे रेगुलेशंस फॉलो करती है या नहीं, एनएमसी, सीएफएमजी, डब्ल्यूएचओ सब में लिस्टेड है या नहीं। बाकी आपको उस यूनिवर्सिटी का सारा फीस स्ट्रक्चर, उसकी सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। आप उसको सारी चीज़ को आपको अच्छे से रिसर्च करना है। प्लस जो मैंने अभी पॉइंट बताया था कि पूरे 6 साल का पैसा 1 साल, 2 साल या 3 साल में करके इंस्टॉलमेंट्स में नहीं देना है, तो ये ही सारी चीज़ें हैं जिसको कंसिडर करके आप स्कैम से बच सकते हो।
और मोस्टली जो MBBS अब्रॉड में स्कैम्स होते हैं वो एजेंट्स वगैरह ही करते हैं, तो आपको ऐसे एजेंट्स से भी थोड़ा सावधान रहना है जो आपको सारी डिटेल्स क्लियरली नहीं बता रहे हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा किस बात पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स को हर एक चीज़ के आंसर क्लियर होने चाहिए। अगर आपको किसी भी कंट्री या यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आ रहा है तो सबसे पहले आप उसको क्लियर करो। आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर आपके माइंड में कोई डाउट आता है तब आप उस पर अच्छे से रिसर्च करो, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लो। प्लस काफ़ी सारे लोग ये भी करते हैं कि $200-300 बचाने के चक्कर में कोई गलत यूनिवर्सिटी या गलत एजेंट चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि आपके $200-300 बचाने के चक्कर में आपको तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके बच्चे का फ्यूचर करियर रिस्क में आ सकता है। तो इस टॉपिक पे भी हमारी एक लॉन्ग डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। बट इन शॉर्ट इसका ये आंसर है कि आप अगर अच्छे से रिसर्च करते हैं, आपने अपनी यूनिवर्सिटी को ठीक से रिसर्च किया है, तब आपके लिए MBBS अब्रॉड ठीक है। आपने सारी रिसर्च अच्छे से कर ली है, प्लस आपने अपनी स्टडीज़ पे भी फोकस किया है। अगर आप 2nd-3rd ईयर से भी ठीक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपना FMG फोकस होके, तब आपके लिए ये डेफिनेटली वर्थ इट है। बट अगर आप किसी भी एजेंट पे या फिर किसी भी वो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेंगे, तब आपके लिए ये स्कैम हो सकता है। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि अगर मुझे MBBS अब्रॉड करना होता तो, या फिर मुझे किसी और को MBBS अब्रॉड सजेस्ट करना होता तो मैं उनको क्या क्या पॉइंट्स बताती। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी 6 सालों से रह रही हूँ और मैंने वो सारे पॉइंट्स देखे हैं कि कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट में स्टूडेंट्स के साथ स्कैम किया जाता है। तो अगर मुझे किसी को MBBS अब्रॉड के बारे में सजेस्ट करना होता तो मैं डेफिनेटली उनको यही सब पॉइंट्स बताती जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, कि यूनिवर्सिटी रिसर्च अच्छे से करना है, वहाँ पे पेशेंट एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर अच्छे से समझना है। तो मैं उन्हें भी यही सारे पॉइंट्स बताती जो मैंने इस वीडियो में आज आपको बताए हैं। तो आपको भी सिलेक्ट करने से पहले यही सारे पॉइंट्स को कंसिडर करना है, इन्हीं सब पॉइंट्स पे ध्यान देना। और मोस्टली पेरेंट्स के यही सब डाउट्स रहते हैं, यही सब क्वेश्चंस पेरेंट्स पूछते हैं। तो अब अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो थैंक यू, क्योंकि आपने अपने बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा रिसर्च करी है। और ऑनेस्टली यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि स्कैम्स मोस्टली उन्हीं के साथ होते हैं जो प्रॉपर रिसर्च किए बिना ही आ जाते हैं, या फिर जो ब्लाइंडली अपने एजेंट्स पे ट्रस्ट कर लेते हैं। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं और DM भी कर सकते हैं। और हमने एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है MBBS अब्रॉड 2026 करके, तो उसमें हम सारे अपडेट्स डालते रहते हैं। तो आप चाहें तो वो चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल में ऑलरेडी 100+ मेंबर्स हो चुके हैं, तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और बायो में भी ऐड किया हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई डाउट हो तो आप हमें DM कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।